व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया एंड ग्रेट। सो हम लोग हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं एंड आई होप आप लोगों ने मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल मृत्युंजय पंड्या सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नोट्स चाहिए तो यस, जो हम लोग फ्री हैंड रिटन नोट्स, डीपीपीस, सैंपल पेपर्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, बहुत सारी चीजें जो भी मैं आपको स्ट्रेटेजीज, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के अलग अलग तरीके, हाउ टू स्टडी, बहुत सारी मोटिवेशनल बातें, वो सारी बातें मैं अपने सेकंड यूट्यूब चैनल मृत्युंजय पंड्या पर करता हूं। यहां पर प्योरली पढ़ाई करते हैं, वहां पर हम लोग दूसरी बातें करते हैं। सो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो दैट इज रियली वेरी गुड, क्योंकि नोट्स आपको वहीं पर मिलने वाले हैं। एंड आई होप आप लोगों ने हमारा जो सेकेंड ग्रेविटी सर्कल फैमिली का चैनल है, दैट इज ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी, वो भी सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अमृता मैम वाला, जहां पर आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। गाइज, उस चैनल के साथ भी बहुत बड़े प्लान्स हैं नए सेशन के लिए, इस सेशन के लिए, तो सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आप लोगों को मजा आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स में रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग सिर्फ हेलो अल्केन्स और हेलो अल्केन्स से रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस कर रहे थे और हेलो अल्केन्स की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल्स, वो हम लोगों ने पढ़ी। लेकिन अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एरीन्स की केमिकल रिएक्शन। और सबसे पहला जो रिएक्शन यहां पर आएगा, नो डाउट, कौन सा आएगा? यस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरीन्स के लिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों को तो बहुत शानदार मेमोरी होती है, मेरे प्यारे गुलगुलों को याद होगा कि सर आपने वहां पर कहा था कि हेलो एरीन्स तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो ही नहीं करते, बोला था? हाँ बोला था। तो फिर यहां पर आप क्यों पढ़ा रहे हो? मैंने कब बोला कि मैं पढ़ा रहा हूं? मैं तो केस डिस्कस कर रहा हूं। तो जी हाँ, यहां पर आप लोगों को यह बात लिखनी है दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है दैट हेलो एरीन्स डू नॉट शो दिस रिएक्शन और या तो आप ऐसा लिख सकते हैं दे डू नॉट शो दिस रिएक्शन और it is very tough, or we can say it is very tough for हेलो एरीन्स to undergo न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ गई बात प्यारा बच्चों? क्या बोला मैंने आपको कि हेलो एरीन या तो शो ही नहीं करेंगे और अगर कोशिश भी करेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो सर रीजन भी बताओ। तो क्या 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 बताऊं, क्या सुनाऊं मैं क्या? पहला रीजन इज द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे बात कर रहे हो सर? हाइब्रिडाइजेशन का इससे क्या लेना देना हो सकता है? तो मैं आपको समझाता हूं, सुनो ध्यान से। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने क्लास 11th में अगर मैं कहूं कि आपने क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन्स नाम का चैप्टर पढ़ा हो, तो वहां पर यह बात बिल्कुल स्पेसिफाई की जाती है कि अगर आपके कार्बन और उससे दूसरा कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इस केस में ये कार्बन और ये कार्बन आप आंख बंद करके कह सकते हो कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बिल्कुल कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन द कार्बन्स, या नॉट विथ कार्बन एंड कार्बन, जरूरी नहीं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, अगर किसी एक कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड है, अब यहां पर हो सकता है ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, चिंता वाली बात नहीं है। एक कार्बन अगर डबल बॉन्ड रखता है तो आप आंख बंद करके बोलोगे कि ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बिना किसी परेशानी के आप क्या बोलोगे? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। वहीं पर अगर आपको कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ दिखे, वहीं पर अगर आपको कार्बन
ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ दिखे तो आप कहेंगे यहां पर आपका कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। एक बार इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लो, एक बार इस चीज को बड़े ध्यान से देख लो, ठीक है, कोई परेशानी? तो हमेशा एक ट्रिक याद रखना, अगर कार्बन कार्बन के बीच में देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सिमिलरली अगर कार्बन कार्बन के बीच में इफ यू आर ऑब्जर्विंग अ डबल बॉन्ड, मतलब वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एंड इफ यू आर ऑब्जर्विंग कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो आपका कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब ऐसा क्यों होता है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर डबल बॉन्ड का बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल मान लो आपका कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो मैं उसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना देता हूं। वैलेंस शेल का है ना, 2s 2px 2py और 2pz। सो इन सब में यू आर ऑब्जर्विंग अ सिंगल बॉन्ड। अब मेरी बात समझना, योर कार्बन इज इंटरेस्टेड इन फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड। आपका कार्बन क्या बनाने में इंटरेस्टेड है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा और एक पाई, डबल बॉन्ड को ऐसे बोला जाता है। नाउ गाइस, जब कभी भी आप ये हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ये जो हाइब्रिडाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है इज ओनली एंड ओनली यूज्ड फॉर द सिग्मा बॉन्ड्स, इज ओनली एंड ओनली यूज्ड फॉर सिग्मा बॉन्ड्स, नॉट फॉर पाई बॉन्ड। बात ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड्स के लिए ही हाइब्रिडाइजेशन होता है और सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए ही ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होकर हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। तो अब क्योंकि आपका कार्बन चाहता ही नहीं है कि वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, वो तो क्या चाहता है कि वो 1 2 और 3, 1 2 और 3, यानी दोनों कार्बन चाह रहे हैं कि वो 3-3 सिग्मा बॉन्ड बनाए। तो अगर इस कार्बन को 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, सो देयरफॉर उसको एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, या वो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन करेगा जिसमें 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट हो। समझ में आ रही है बात? 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, इसलिए वो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ में इंटरमिक्सिंग करवाएगा। तो यहां पर क्या होगा? 2s 2px और 2py, ये 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर 3 नए, भाई ये रूल आपको पता है ना, जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं उतने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनके बाहर आते हैं। तो एक s और 2p, sp2 और sp2, तो 3 sp2 बनके बाहर आ गए। तीनों में आप एक एक इलेक्ट्रॉन रख दो, और ये जो 2pz है इसको आप अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलोगे। समझ में आ रही बात आप लोगों को? हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा हो जाएगा? एक बड़ा लोब, एक छोटा लोब, लेकिन इसका शेप कैसा रहेगा? डंबल शेप, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में गया ही नहीं। समझ गए बात को? तो जब कभी भी कार्बन को डबल बॉन्ड करना होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ही जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? पक्की बात? श्योर शॉट? तो क्या होगा देखो, एक sp2 यहां आ गया, ऐसा बनेगा ये, एक sp2 यहां आ गया, एक sp2 यहां चला गया और एक sp2 यहां चला गया। ये sp2 हो गए, ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन का sp2 आ गया, फिर ये एक sp2 यहां आ गया और फिर ये एक sp2 यहां आ गया। ठीक है? तो इस sp2 की वजह से मान लो यहां पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल आएगा, ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। यहां पर भी इफ यू आर इमेजिनिंग एन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल आएगा, इस sp2 के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। यहां पर ये दोनों कार्बन कार्बन के sp2 ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लिए। समझ गए? ऐसा होगा। और क्या होगा देखो, इस कार्बन का भी sp2 है, मतलब इस कार्बन का भी एक p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है और इसका भी p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड करके खाली पड़ा हुआ है। तो ये px या pz ओवरलैपिंग हो जाएगी। इसको p पाई ओवरलैपिंग बोलेंगे, यानी p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की वजह से पाई बॉन्ड बन गया, तो ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका डबल बॉन्ड बनता है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? पहले इतना नोट करो, फिर मेरे को रब करना है, नोट करो। चलो ठीक। मेरा देशवासियों, तुम्हारे सर की हालत
ठीक नहीं है, फटी पड़ी है। चलो, तो प्यारे बच्चों, जब कभी भी हम लोग हेलो एरीन्स की बात करेंगे, मतलब बेंजीन, तो आप लोग सब जानते हो कि बेंजीन में हर कार्बन के पास, बेंजीन में हर कार्बन के पास देयर इज अ डबल बॉन्ड। ये देखो, ठीक है, यहां पर एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन लग जाएगा, यहां पर एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, यहां पर एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, यहां पर एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन थोड़ा और स्टाइलिश बना दे इसको, ये लो थोड़ा और स्टाइलिश बना दिया, एकदम कूल, चकाचक, मामला खतरनाक। और यहां पर एक सिंगल बॉन्ड से आपका हेलोजन लग गया, मान लो क्लोरीन लग गया, दिस इज योर क्लोरीन। अब आप मुझे बता सकते हो कि इस बेंजीन में हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? क्या होगा? यस, ईच एंड एवरी कार्बन, ईच एंड एवरी कार्बन, ईच एंड एवरी कार्बन इन बेंजीन, ईच एंड एवरी कार्बन इन बेंजीन इज कनेक्टेड विथ अ डबल बॉन्ड। देखो, ये कार्बन इस डबल बॉन्ड से, ये कार्बन इस डबल बॉन्ड से, ये कार्बन इस डबल बॉन्ड से, तो ये कार्बन भी इस डबल बॉन्ड से, देन ये कार्बन इस डबल बॉन्ड से, ये कार्बन इस डबल बॉन्ड से। तो ईच एंड एवरी कार्बन इज बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना शो करने से क्या लेना देना है, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है, जब कभी भी किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो गाइस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको इतनी अच्छे से पढ़ाई है, वहां पर मैंने आप लोगों को स्क्रीनिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया है कि आप लोग सब जानते हो कि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, फिर p, फिर d और फिर f, और इस s ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, इस s ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन मैक्सिमम होता है। सो टेक्निकली हम इन s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम इन्हें यह मानते हैं दैट दे आर वेरी क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, दे आर वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस पे पूरा पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है, पूरा पूरा कंट्रोल होता है। यह बात क्लियर हो गई? चलो, अब मुझे एक बात बताओ कि आपने एक एटम लिया और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो टोटल बताओ कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 4, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, तभी तो p3 लिखा, तो sp3 टोटल 4 ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल में से s ऑर्बिटल कितने हैं? 1, बाकी 3 तो p है, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंट आया? 25%। यानी इसके अंदर, इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपके s ऑर्बिटल का परसेंटेज कैरेक्टर कितना है? 25, और बाकी बचा हुआ 75% किसका कैरेक्टर है? p ऑर्बिटल का। मतलब इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 75% उनमें p ऑर्बिटल का कैरेक्टर होगा, मतलब वो न्यूक्लियस से थोड़े दूर होंगे, न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर की तरफ होंगे। तो जो ये बॉन्ड बनाएगा, जो ये बॉन्ड बनाएगा, इसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो कैरेक्टर है वो p ऑर्बिटल का है, और p ऑर्बिटल न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है। आप देखो ना, p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? ऐसा, डंबल जैसा। ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। तो इस p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन या तो यहां घूम रहा है ऐसा, या तो यहां घूम रहा है। लेकिन s ऑर्बिटल में कैसा घूमता है? ऐसा ऐसा, गोल गोल, न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो s ऑर्बिटल में ज्यादा चांसेस होते हैं न्यूक्लियस की तरफ जाने के। तो अगर आपके हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल का कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगा, तो हम यह मानेंगे कि इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन की मदद से जो बॉन्ड बन रहा है वो न्यूक्लियस के करीब है। न्यूक्लियस के करीब है मतलब छोटा है। इफ द बॉन्ड इज, इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर टू न्यूक्लियस, हम कहेंगे बॉन्ड छोटा है क्योंकि न्यूक्लियस की तरफ चला गया। लेकिन यहां वाले केस में क्या हो रहा है?
75% कैरेक्टर्स इस हाइब्रिडाइजेशन में किसके आ रहे हैं? पी के आ रहे हैं। 75% पी के कैरेक्टर्स है और पी न्यूक्लियस से दूर है, इस वजह से बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात आपको? सिमिलरली अगर हम बात करें sp2 की, तो बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल कितने हैं? 1, और टोटल कितने हैं? 3, 2 p है इधर। इसका परसेंटेज कैरेक्टर निकालने जाओगे तो इट विल बी 33.3% एस कैरेक्टर्स आर हियर। कितने? 33.3% एस कैरेक्टर्स, विच इज मोर देन sp3। मतलब यहां पर sp2 के अंदर sp3 से ज्यादा s ऑर्बिटल का कैरेक्टर है। मतलब इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन की मदद से जो बॉन्ड्स बनेंगे वो न्यूक्लियस के करीब होंगे। तो यहां पर जो बॉन्ड लेंथ होगी ना, यहां पर जो बॉन्ड लेंथ होगी ना, वो थोड़ी लेस होगी, वो थोड़ी छोटी होगी। यहां पर आपका जो एटम है, वो न्यूक्लियस जो होगा, उस एटम का न्यूक्लियस वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। और बॉन्ड कौन बनाते हैं? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बॉन्ड को भी अपनी ओर खींचेगा, मतलब बॉन्ड हो जाएगा छोटा। तो यहां पर बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। और sp के अंदर तो और हालत खराब हो जाएगी। sp के अंदर तो एक s है और एक p है, तो टोटल ऑर्बिटल 2, यानी 50% कैरेक्टर है s के। तो sp की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी। क्या है बात समझ में आ गई? तो यहां पर s ऑर्बिटल के कैरेक्टरिस्टिक पर चीजें डिपेंड करती है। इस चीज को एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस चीज को चाहेंगे पढ़ना। तो एक बार जरा पढ़ लो फटाफट। डन? देख लिया? चलो ग्रेट। सो हमेशा ध्यान रखना sp2 का जो बॉन्ड लेंथ होगा इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन sp3। तो क्योंकि यहां पर बेंजीन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है, उस बॉन्ड में ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन लेकर पैदा हुआ है? sp2। सो हेंस बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? हेंस बॉन्ड लेंथ इज वेरी स्मॉल। बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? छोटी होगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक बड़ी लकड़ी दूं और उसको बोलूं ऐसे तोड़ो ठटाक, तो आप आराम से तोड़ दोगे। लेकिन वहीं अगर मैं आपको एक छोटा सा मार्कर दे दूं तो इसको तोड़ने में आपको ज्यादा तकलीफ होगी। बड़ी चीज होगी, सरफेस एरिया ज्यादा अच्छा होगा, ग्रिप ज्यादा अच्छी होगी, तो आप इजीली तोड़ पाओगे। छोटी चीज को तोड़ना मुश्किल है। सिमिलरली छोटे बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल है। तो हेंस बॉन्ड लेंथ इज वेरी स्मॉल, which makes it difficult to break। इसीलिए इस टाइप के बॉन्ड्स को ब्रेक करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो अगर आपका न्यूक्लियोफाइल आ भी जाएगा, इस कार्बन पर अटैक करने, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ स्मॉल बॉन्ड लेंथ। और अगर आपसे कोई पूछता है कि फिर हेलो अल्केन्स में क्यों इजीली हो जाता है, तो आप बोलोगे सर हेलो अल्केन्स में आपका जो हेलोजन होता है वो कार्बन से अटैच्ड होता है, और यहां पर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो जो तुम्हारा हेलो अल्केन्स होता है ना, हेलो अल्केन्स में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से ये जो कार्बन हेलोजन की जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन हेलोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा बड़ी होती है, इट इज लार्ज। और लार्ज होने की वजह से इसका ब्रेकडाउन इजी हो जाता है, उसका ब्रेकडाउन थोड़ा मुश्किल होता है। समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को बात? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अच्छे तरीके से? पक्की बात? चलो इसको नोट कर लो, फिर इसको रब करते हैं, फिर सेकंड चीज की तरफ चलते हैं। नोट करो। ठीक है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्या बात है, क्या तकलीफ है? हा हा हा, सब बढ़िया है, टेंशन मत लो। तो पहला केस क्लियर, हाइब्रिडाइजेशन। चलो दूसरा केस इज द रेजोनेंस एंड पार्शियल
डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन आप लोगों को मजा आ चुका है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ये चीज सीख चुके हो। कैरेक्टर्स, अब मेरी बात समझना, देखो लाड लो, इस चीज को कैसे समझाऊंगा मैं, देखना। ये तुम्हारा कार्बन है, दिस इज योर कार्बन, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड, और अब ये जुड़ा हुआ है मान लो आपके क्लोरीन से। क्लोरीन जिसके पास में यहां पर 3 लोन पेयर फालतू पड़े हुए हैं और एक इसने इस तरीके से शेयरिंग कर ली। अब आप लोग सब जानते हो कि ये जो कार्बन है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब प्यारे बच्चों एक बात समझना, अगर आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो मैंने आपको यह सिखाया कि इसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होंगे। न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होंगे तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपके एटम का न्यूक्लियस थोड़ा ज्यादा ही शक्तिशाली है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है, मतलब न्यूक्लियर पावर अच्छी है। और हम लोग जानते हैं कार्बन का साइज तो वैसे भी छोटा होता है, तो दैट मींस यहां पर ये कार्बन जब इस बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींच रहा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई। ये अपन ने हाइब्रिडाइजेशन में भी यही सीखा, तभी तो इस बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो हम इस बॉन्ड को इजीली तोड़ नहीं पाते। तो क्या होता है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के साथ साथ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि एक कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एक कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और एक कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कंपेयर करो, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का है और एक क्लोरीन का, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत तो वो sp में सबसे ज्यादा होगी, फिर sp2 में और सबसे कम sp3 में। तो अभी तक आप लोग जो पढ़ते आए हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, वो आप किस कार्बन की पढ़ते आए हो? आप उस कार्बन की पढ़ते आए हो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आकर पता चलता है कि अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो भाई साहब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है, उसमें ताकत आ जाती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। और उसके पीछे रीजन क्या है? ये s ऑर्बिटल का न्यूक्लियस के नजदीक चले जाना, तो इलेक्ट्रॉन फिर क्या करता है? खींचाने लग जाता है, एटम आपका इलेक्ट्रॉन को खींचने लग जाता है। तो अब यहां पर क्या होगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये डेफिनेटली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अब क्या होगा, ये क्लोरीन बेचारा बड़ा सीधा है, ये क्लोरीन बहुत सीधा है, ये देखेगा कि कार्बन तो भीख मांग रहा है, अल्लाह के नाम पे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे, तो ये भीख मांग रहा है, दे 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 दे। तो ये क्लोरीन बोलता है कि देखो मेरे पास में तो 1 2 और 3 लोन पेयर पड़े, फालतू पड़े, किसी गरीब का भला होता है तो क्या दिक्कत है। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन को जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एंड इट बेसिकली अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करना। तो इस चक्कर में क्या होता है, ये कार्बन इस क्लोरीन के लोन पेयर को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। कार्बन इस क्लोरीन के या किसी भी हेलोजन के लोन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। अब इस अट्रैक्शन की वजह से यहां पर क्या होता है, क्लोरीन के पास में अब टेक्निकली 2 ही लोन पेयर बचते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो वो अपने पास रखेगा, लेकिन ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन को दे देगा वो, ताकि एक बॉन्ड बन जाए, और एक बॉन्ड तो वो पहले से बना चुका है, तो यहां पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि ये कार्बन 1 2 3 4 और 5 बॉन्ड बना के जिंदा नहीं रह सकता। ये बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ वाले हैं, मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूं,
तो एक कार्बन के पास में 1 2 3 और 4 बॉन्ड है इस कार्बन के पास, लेकिन इस कार्बन के पास में 1 2 3 4 और 5 बॉन्ड हो गए। तो नया रिश्ता तो अभी अभी क्लोरीन से जुड़ा है, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये नया नया क्लोरीन से बॉन्ड जुड़ा है। तो अब ये कार्बन इंसिस्ट करेगा, अपने पड़ोसी कार्बन को एक ऑफर देगा कि देख मैं एक काम करता हूं, मैंने तो अभी अभी क्लोरीन से रिश्ता जोड़ा है, तो तू एक काम कर, अपना डबल बॉन्ड तोड़ ले। अच्छा, डबल बॉन्ड तोड़ के तेरे को बुरा ना लगे, इसलिए तू तेरे इलेक्ट्रॉन के साथ साथ तू मेरा इलेक्ट्रॉन भी ले जा, तू तेरे इलेक्ट्रॉन के साथ मेरा इलेक्ट्रॉन भी ले जा। तो ये कार्बन बोलता है चल यार, हटा सावन की घटा, नल गए बाल्टी हटा, ठीक है। तो ये इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है, और इस वजह से ये लोन पेयर जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का खुद का है और ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन का है, ये इसके पास में आ जाता है, एंड देयरफॉर इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आपको फील होने लग जाता है। सो नाउ दिस कार्बन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। समझ में आ गई बात आप लोगों को? ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी? सो अब मैं इस एरो को बेसिकली यहां बनाऊंगा, ये बॉन्ड टूट गया, तो ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। देखो ध्यान से देखो, इस चीज को समझो, जो मैंने समझाया इस चीज को प्यार से अच्छे तरीके से समझो। अब क्या होगा, अब ये कार्बन अपने आप को बहुत बड़ा वाला समझने लग जाएगा, बोलेगा अपुन महान है, अपुन महान है। क्यों? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैं दानी हूं, और इसके लिए ये तो दुश्मन है क्योंकि इसने अभी अभी बॉन्ड तोड़ दिया। लेकिन ये कार्बन अभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, देखो, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो हमेशा किसकी तलाश में रहता है? इलेक्ट्रॉन पेयर की। तो ये कार्बन इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की डिमांड करेगा। अब जोश जोश में इससे दोस्ती तो कर लेगा, लेकिन ये कार्बन अब बुरा मानेगा। तो ये कार्बन इस कार्बन को बोलेगा एक काम करो, अपन अपना डबल बॉन्ड तोड़ लेते हैं, और आप एक काम करो, आपके इलेक्ट्रॉन के साथ साथ मेरा इलेक्ट्रॉन भी रख लो, क्योंकि मुझे तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऑफर हो रहा है। तो अब अगले केस में क्या होगा, कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, ये दो लोन पेयर मैंने बना दिए, ये आपका कार्बन, ये आपका कार्बन। अब इन दोनों कार्बन में बन चुका है डबल बॉन्ड, और ये वाला जो कार्बन है इस गरीब पर आ गया है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इट विल स्टार्ट फीलिंग अ नेगेटिव चार्ज। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या यहां तक का केस क्लियर हो रहा है? क्या यहां तक का केस क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? देखो जरा इसको एक बार जल्दी से, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो, अब अगली बार क्या होगा, इसका और इस कार्बन का तो अभी अभी रिश्ता टूटा है, देखो, अब इसकी नजर इस पर पड़ेगी, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये क्या बोलेगा, मेरा लोन पेयर ले ले और मेरे साथ में डबल बॉन्ड बना ले। तो ये कार्बन बोलेगा मैं क्या करूं, मेरा तो ऑलरेडी इसके साथ में डबल बॉन्ड है। तो ये कार्बन बोलेगा तोड़ दे। तो अब ये कार्बन इस कार्बन को बोलेगा आप ये इलेक्ट्रॉन रख लो, आपके साथ साथ मेरा इलेक्ट्रॉन भी रख लो, मैं इनके साथ में डबल बॉन्ड बनाने जा रहा हूं। तो ये कार्बन बोलेगा ठीक है, अपने को क्या, अपने को तो खाली पानी निकालना है। तो ये कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड, दो लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, एंड ये डबल बॉन्ड टूट गया है और यहां पर नया डबल बॉन्ड बन गया है, और अब इस कार्बन के पास में नेगेटिवली चार्ज लोन पेयर आ गया है। अब ये कार्बन बोलेगा मैं तो बुरा बन गया, मैं तो चोमू बन गया, मेरा तो कट गया। तो अब ये कार्बन इस कार्बन के सामने रोएगा। तो ये कार्बन बोलेगा एक काम कर, चल कोई बात नहीं, चिंता मत कर, मेरे पास भी डबल बॉन्ड है, तो एक काम कर, ये लोन पेयर मेरे को देते, अपन दोनों भाई डबल बॉन्ड बनाते, कार्बन कार्बन भाई भाई। तो ये कार्बन इस कार्बन को बोलेगा मेरे साथ डबल बॉन्ड बनाओगे तो फिर इस क्लोरीन का क्या होगा। तो ये कार्बन इस क्लोरीन को याद दिलाएगा कि मुझसे बड़ा भिखमंगा तो तू है, तू मुझसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तेरे पास अपार शक्ति है, तू अपना लोन पेयर वापस ले ले। तो ये क्लोरीन बोलेगा अरे हाँ यार, आई वॉज द यूनिवर्सल भिखमंगा, मैं तो बहुत बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हूं। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेने के लिए मान जाएगा, और यहां पर आपके क्लोरीन के पास लोन पेयर रीस्टोर हो जाएगा, ये इस कार्बन से डबल बॉन्ड बना लेगा, यहां पर तो डबल बॉन्ड था ही, और यहां पर भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अब आप देखो यहां पर सब कुछ ठीक हो गया। अब आप यहां पर स्ट्रक्चर नंबर 1,
2, 3, 4 और 5, स्ट्रक्चर नंबर 5 को जरा ऑब्जर्व करो, दोनों सेम है, बस एक चीज का डिफरेंस है, डबल बॉन्ड की पोजीशन का। यहां पर एटम 1 और 2 में डबल बॉन्ड था, नॉट 1 एंड 2, सॉरी, इसको एक्चुअली बोलना चाहिए 6 और 1 में डबल बॉन्ड था, 2 और 3 में डबल बॉन्ड था, 4 और 5 में डबल बॉन्ड था। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है, अब यहां पर 1 और 2 में डबल बॉन्ड आ गया है, 3 और 4 में आ गया है, 5 और 6 में आ गया। तो बेसिकली ये रेजोनेंस हो गया, दैट इज पार्शियल डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब जब आप इन स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3 और स्ट्रक्चर नंबर 4 को अगर आप कंबाइन करके लिखो तो आप कुछ इसे ऐसा लिख सकते हो, ये आपका एक बेंजीन रिंग हो जाएगा, यहां पर आप डॉट 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 लगा दोगे और एक नेगेटिव चार्ज लिख दोगे, मतलब पहले इधर फिर इधर और फिर इधर वाले कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। देखो पहले फर्स्ट ये वाले कार्बन पे, फिर ये वाले कार्बन पे और फिर ये वाले कार्बन पे। और क्लोरीन के साथ एक तो सिंगल बॉन्ड रीस्टोर्ड है, लेकिन आपको यहां पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो मैं इसको क्या मानूंगा, आई विल कॉल इट अ पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड क्यों? क्योंकि बेटा इस पूरे रेजोनेंस वाली प्रोसेस में स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 5 में डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन क्लोरीन के बीच में स्ट्रक्चर 1 और 5 में डबल बॉन्ड नहीं है, वो तो सिर्फ 2, 3 और 4 में है। तो जब ये पूरी प्रोसेस चलेगी 1, 2, 3, 4, 5, फिर 5, 4, 3, 2, 1, फिर 1, 2, 3, 4, 5, फिर 5, 4, 3, 2, 1, तो ये जब प्रोसेस चलेगी तो इसमें से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में ही डबल बॉन्ड दिख रहा है, फर्स्ट और फिफ्थ में तो दिख ही नहीं रहा है। तो मैं जो सेकेंड बॉन्ड है मैं इसको कंप्लीट बॉन्ड नहीं मान सकता, मैं इसको एक परफेक्ट डबल बॉन्ड नहीं कह सकता। मैं कहूंगा यहां पर 5 में से 3 यानी 60% टाइम मुझे डबल बॉन्ड दिख रहा है, 40% टाइम डबल बॉन्ड नहीं है। तो इस टाइप के डबल बॉन्ड को बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। अब मुझे एक बात बताओ, भले ही पार्शियल है पर है, वो कहावत है ना, अंधों में काणे राजा, है ना, या डूबते को तिनके का सहारा वाली जो कहावतें हैं, वहां पर उस हिसाब से भले ही आपके पास में डबल बॉन्ड नहीं है, पार्शियल तो है, मतलब सिंगल से ज्यादा मजबूत है। सिंगल बॉन्ड जैसा होता है और डबल बॉन्ड उससे ज्यादा मजबूत होता है। हम लोग सब जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रेंथ डबल बॉन्ड में होती है। क्यों? डबल बॉन्ड में पहले आपको ये पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, फिर आपको इस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब आपको कुल मिला के 2 लोगों को अलग अलग तोड़ना है। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी, मतलब जो डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी आप देते वो आपकी बच गई, मतलब आपका फायदा हो गया, मतलब कम एनर्जी में आपने बॉन्ड तोड़ लिया। सो नो डाउट सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले डबल बॉन्ड को तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब यहां पर अगर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है तो पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको नो डाउट अभी भी सिंगल से ज्यादा ही एनर्जी लगेगी। हाँ, डबल से जरूर कम लगेगी लेकिन सिंगल से तो ज्यादा लग रही है। दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड की लेंथ छोटी हो रही है, और अब इस रेजोनेंस की वजह से इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ गया, देयरफॉर आपको इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। सो देयरफॉर ड्यू टू रेजोनेंस एंड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स it requires greater energy, or we can say it requires larger energy to break the bond। इसीलिए हेलो अल्केन्स में क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है वो इजीली टूट जाता है, लेकिन हेलो एरीन्स में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है जिसको तोड़ना आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलो लाडले बच्चों नोट करो इसको भी, ये रेजोनेंस ध्यान से देख लेना है ना, यही तुम्हारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो है, डूबते को तिनके का सहारा है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो। वाल कीचे ला 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 रे, वाल कीचे नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो वेरी गुड। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको,
वैसे ना अपनी एनसीईआरटी के अंदर एक आपको वो भी दे रखा है, बॉन्ड लेंथ की वैल्यू। अगर आप बोलो तो वो मैं आपको लिखवा देता हूं। जो हेलोअरीन होता है ना, उसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच में वी ऑल नो दैट देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड, तो ये शायद कुछ 169 पिकोमीटर्स के आसपास का होता है अप्रोक्सीमेटली, है ना, मैं श्योर नहीं हूं। और इसको रटने की जरूरत भी नहीं भाई, आजकल आपके जेई से, नीट से वैल्यूज और ईयर्स और कौन सा साइंटिस्ट, बहुत कम हो गए ऐसे क्वेश्चंस आना। कॉन्सेप्चुअल चलना जरूरी है। और अगर आप हेलोअरीन की बात करो, यहां पर देयर इज ओनली अ सिंगल बॉन्ड, यहां पर आपकी बॉन्ड लेंथ 177 पिकोमीटर्स की होती है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी। चलो तीसरा पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा पॉइंट है दैट इज योर अनस्टेबल फिनाइल कैटायन। अनस्टेबल फिनाइल कैटायन, सर ये क्या है और ये फिनाइल क्या है? फिनाइल तो हम टॉयलेट साफ करने में इस्तेमाल करते हैं और हमारे दुश्मनों को पिलाते हैं फिनाइल। ये फिनाइल यहां कैसे आया? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात समझना, अगर आपका बेंजीन का रिंग जिससे हेलोजन अटैच्ड है दैट इज C6H5Cl, अगर इससे आप क्लोरीन हटा दे तो ये क्या बच जाएगा? सॉरी, दैट इज C6H5Cl, तो ये बच जाएगा C6H5 पॉजिटिव, सो दैट विल बी कॉल्ड एज फिनाइल कैटायन। सिमिलरली अगर आपके पास में एक बेंजीन है C6H6, अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, सर ये गोला क्यों बनाया, डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाया? तो ये गोला पता है क्या बताता है? दिस गोला इज अ साइन ऑफ रेजोनेंस। ये जो अभी अपन ने किया ना, ये जो अभी हम लोग करके आए ना, वहां पे रेजोनेंस, वो डबल बॉन्ड घूमता रहता है, नेगेटिव चार्ज घूमता रहता है, तो गोला बताता है कि रेजोनेंस चल रहा है। तो अगर इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया कहीं से मैंने, तो यहां पर किसी एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोजन के हट जाने के बाद, ठीक है, या फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो क्या दिखेगा ये आपको? ओनली एंड ओनली C6H5। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिनाइल। ठीक है, तो अब हम यहां पर समझेंगे कि आपका जो फिनाइल कैटायन है ये अनस्टेबल क्यों है। तो आपको फिनाइल कैटायन तो समझ में आ गया ना, कि जब आप आपके हेलोअरीन में से अगर एक हेलोजन हटा दोगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबल क्यों होगा, मेरी बात समझना। मान लो आपके पास में कार्बन है, यहां पर एक बल्की ग्रुप है, यहां पर एक बल्की ग्रुप है, और यहां पर भी एक बल्की ग्रुप है, और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी अगर ये कार्बोकैटायन बनता है, तो इस कैटायन को होल्ड करने के लिए आपके पास में 3 स्ट्रॉन्ग और बल्की ग्रुप मौजूद है जो इसको बैकवर्ड साइड से सपोर्ट देंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस बेंजीन के रिंग की, अगर हम लोग बात करें इस बेंजीन के रिंग की, तो यहां पर आप इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को होल्ड करने के लिए यहां पर कोई बल्की ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक चेन है। यानी ये पॉजिटिव चार्ज इधर भी लुढ़क सकता है और इधर भी लुढ़क सकता है। इस कार्बन को होल्ड करने के लिए यहां पर कोई बल्की ग्रुप मौजूद नहीं है, उल्टा यहां पर जो क्लोरीन था वो भी अब इसको छोड़ के जा चुका है। तो बेसिकली ये जो आपका बेंजीन होता है ना, इसके साथ एक बहुत बड़ी गड़बड़ होती है कि ये साइक्लिक होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज घूमने लग जाएगा और कोई भी इसको प्रॉपरली होल्ड करने की ताकत रखता ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो बल्की ग्रुप। एक चेन के अंदर कोई बल्की ग्रुप नहीं हो सकता, देयर इज नो बल्की ग्रुप। तो फिनाइल कैटायन हमेशा अनस्टेबल ही पाया जाएगा। फिनाइल कैटायन इज ऑलवेज अनस्टेबल, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करने के लिए यहां पर कोई बल्की ग्रुप नहीं है। समझ में आ रही बात? तो अगर हम लोग SN1 मैकेनिज्म को याद करें, तो SN1 मैकेनिज्म क्या बोलता है कि पहले आपके स्लो प्रोसेस की मदद से, जो रिवर्सिबल भी होती है और स्लो भी होती है,
हम पहले केटायन को बनाएंगे, हेलोजन को अलग करेंगे, और फिर अगली स्टेप में हम एक नए न्यूक्लियोफाइल को इसके ऊपर अटैक कराएंगे, जो एक बड़ी फास्ट रिएक्शन होगी, ताकि आपकी रिएक्शन परस्यू कर जाए। अब जब आपका ये कार्बोकेटायन ही अनस्टेबल है, तो यहां पर SN1 मैकेनिज्म तो पूरी तरीके से रूल्ड आउट हो जाता है। यानी यहां पर आपका किसी भी प्रकार का हेलोअरीन जो थोड़े बहुत चांसेस रखता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के, थोड़े बहुत, उसमें भी इस SN1 के तो वो बिल्कुल ही नहीं रखता। पूरी तरीके से आप इसको रूल्ड आउट कर दो। यानी अगर ये हेलोअरीन अगर थोड़ी बहुत न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा अगर करता हुआ नजर आया, तो वो SN2 पाथवे इस्तेमाल करेगा। मैं हेलोअरीन की बात कर रहा हूं ठीक है, मैं हेलोअरीन की बात कर रहा हूं, जिसमें क्लोरीन डायरेक्टली अटैच्ड है आपके बेंजीन के कार्बन से। मैं बेंजाइल क्लोराइड्स की बात नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हो? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेंजाइल क्लोराइड्स। मैं सीधे सीधे हेलोअरीन्स की बात कर रहा हूं, जिसमें क्लोरीन डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है। ये लोग कभी भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 मैकेनिज्म कभी फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि एक ऐसी रिंग जो सर्कल के फॉर्म में है, ये पॉजिटिव चार्ज को नहीं होल्ड कर सकती, क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है। कोई जगह ही नहीं है इस पॉजिटिव चार्ज को कैप्चर करके रखने की। जिस प्रकार SN1 मैकेनिज्म मिथाइल और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह बेंजीन में भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइमरी और मिथाइल अल्काइल हैलाइड्स भी अनस्टेबल थे, क्योंकि उनका कैटायन नहीं बन पाता, क्योंकि पीछे उनको होल्ड करने के लिए कोई बड़ा ग्रुप नहीं है। सेम प्रॉब्लम इसके साथ भी है। तो आपका SN1 मैकेनिज्म तो हेलोअरीन्स में से पूरी तरीके से आपको रूल्ड आउट कर देना है। क्या बात समझ में आ गई? नाउ fourth and the last point is the very high steric hindrance. Is the very high steric hindrance. एक बहुत ज्यादा हाई और बहुत ज्यादा खतरनाक स्टेरिक हिंड्रेंस होता है यहां पर। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरिक हिंड्रेंस? रिपल्शन। कैसे? देखो, ये मान लो आपका हेलोअरीन है और यहां पर एक हेलोजन जुड़ा हुआ है क्लोरीन। अब आप देखो, यहां पर क्लोरीन का अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, और आप देखो ये जो यहां पर कार्बन है, दे ऑल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दे ऑल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इनका भी अपना खुद का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा पावरफुल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। यहां पर भी बेसिकली CH भरा हुआ है, तो इसका अपना खुद का एक बहुत खतरनाक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। सो बेसिकली बेंजीन एक चलता फिरता बड़ा मोटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब अगर न्यूक्लियोफाइल आया जो खुद भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, न्यूक्लियस लविंग है, उसका मेजर टारगेट सिर्फ और सिर्फ यही वाला कार्बन है जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो एक तो क्लोरीन और इस कार्बन की बॉन्ड लेंथ छोटी, सिर्फ 169 पिकोमीटर की। दूसरा यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स, और न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा तो बेटा न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो यहां पर इनके बीच में एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेरिक हिंड्रेंस होने लगेगा। एक बहुत ज्यादा खतरनाक स्टेरिक हिंड्रेंस होने लगेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पास ही नहीं घुसेगा, न्यूक्लियस पास ही नहीं आएगा। न्यूक्लियस क्या करेगा? दूर से ही निकल जाने की कोशिश करेगा। न्यूक्लियस रिपल्शन फील करेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से भी आपको यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हुई नजर नहीं आएगी। क्या बात समझ में आ गई? तो इसको जरा नोट कर लो। लेकिन हम लोग कौन है? केमिस्ट्री वाले लोग। हम लोग कौन है? साइंस वाले लोग। मतलब हम लोग इजीली हार नहीं मानते, तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ तो धांधल करेंगे। जरा पहले इसको नोट करो, बहुत मजा आएगा, नोट करो। ठीक है, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को ये फैक्टर समझ में आ गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे हेलोअरीन्स के बस की बात नहीं है। समझ में आ गई बात? किसी भी तरीके की कोई दिक्कत?
नहीं भैया, हम बिल्कुल नहीं कर सकते न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कतई नहीं कर सकते हेलो अरीन्स के साथ, मतलब बिल्कुल मजा नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है। तो फिर अब क्या करें? तो ऐसा देखा गया मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास केमिस्ट्री में कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम हमारी भाषा में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कह सकते हैं। हम इन्हें क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स? देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने बना रखा है NO2। NO2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरीके से ये NO2 बनता है। यहां ये NO2 किसी से भी कनेक्टेड हो सकता है। लेट्स से ये भी आपके यहां पर एक बेंजीन के रिंग से कनेक्टेड है, उसके कार्बन से। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम इस बेंजीन से जुड़े हुए NO2 की बात कर रहे हैं, आपके नाइट्रो ग्रुप की बात कर रहे हैं। दिस इज योर नाइट्रो ग्रुप। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी सिखाया, NO2 लिगेंड है नाइट्रो। अब यहां पर एक चीज इमेजिन करो कि जो नाइट्रोजन है बड़ा सस्पिशियस फॉर्म में बैठा है। व्हाट डू यू मीन बाय सस्पिशियस? नाइट्रोजन वैसे 3 ही बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर रखता है। यहां पर ये 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसने अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर दिया होगा। अब हम वो बात नहीं कर रहे किसको किया, यूजुअली ये माना जाता है कि इस ऑक्सीजन को किया है। तो अगर नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर ये जो है इस ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया है, तो अब नाइट्रोजन रिस्क में आ गया है। कैसे रिस्क? रिस्क ये है कि जहां पर ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड दिखता है, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ये इस डबल बॉन्ड को अपनी ओर विड्रॉ कर लेता है। ये कोशिश करता है कि मैं डबल बॉन्ड को क्या करूं, अपनी ओर विड्रॉ कर लूं। तो जब ये डबल बॉन्ड को अपनी ओर विड्रॉ करता है, तो ये तुम्हारा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ये रहा, और ये ऑक्सीजन के पास भी अब क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड ही बच गया। क्यों? क्योंकि इसने ये लोन पेयर अपनी ओर, आई मीन बॉन्ड पेयर इसने अपनी ओर विड्रॉ कर लिया। तो ये बॉन्ड पेयर में काम करता हूं, रेड मार्कर से बनाता हूं। ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का होगा, ये वाला, लेकिन ये जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं काम करता हूं ब्लू कलर से बना देता हूं, ये नाइट्रोजन का मार के लिए आया अपने साथ। तो डेफिनेटली इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन चुरा लिया नाइट्रोजन का। वही इस नाइट्रोजन के साथ क्या केस हो गए, जो अभी बेंजीन से जुड़ा हुआ है, क्या केस हो गए कि इसके एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो गया, तो इस पर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज। क्या हो गया, क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इस नाइट्रोजन को क्या अच्छा फील होगा, नहीं। अब ये नाइट्रोजन विल सर्च फॉर अ नेगेटिव चार्ज, और वी कैन से इट विल सर्च फॉर लोन पेयर। ये लोन पेयर की सर्च करेगा। अब कहां करेगा भाई, इसको तो अपनों ने धोखा दे दिया, इसकी तो 12 अपनों ने बजा दी, इसका तो अपनों ने काट दिया। तो डेफिनेटली अब ये नाइट्रोजन किससे सर्च करेगा, ये बेंजीन के अंदर सर्च करेगा। ये बेंजीन के अंदर कोशिश करेगा कि कुछ रेजोनेंस वगैरह चल जाए। अभी अपन देखा ना वो रेजोनेंस में बेंजीन के आसपास क्लोरीन ने अपना लोन पेयर से डोनेट कर दिया था, पॉजिटिव चार्ज ले लिया था। तो पहले नेगेटिव चार्ज इधर आया, फिर नेगेटिव चार्ज इधर आया, फिर नेगेटिव चार्ज इधर आया। तो ये नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है बार बार, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ये जो नेगेटिव चार्ज घूम रहा है रिंग में, ये कहीं ना कहीं इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब नाइट्रोजन को तलाश रहेगी कि हमारे बेंजीन रिंग के अंदर कुछ इस प्रकार की घटनाएं होने लगे। क्या बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? तो ऐसे ग्रुप्स को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में
नाइट्रो ग्रुप के अलावा आपके पास में और भी कई एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि CHO। इसमें क्या होगा, CHO लेट से यहां पर आपके बेंजीन से कनेक्टेड है, ठीक है। चलो मान लो क्लोरोबेंजीन से कनेक्टेड है, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऊपर खींच लेगा। तो 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो अब ये कार्बन इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन सीक करने की कोशिश करेगा। वहीं पर आप देखो C डबल बॉन्ड OOH, 1 2 3, ये यानी आपका COOH ग्रुप, इसमें भी ये डबल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर सीक करने की कोशिश करेगा। तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो ये भी इलेक्ट्रॉन सीकर बन गया। तो यहां पर ध्यान रखना, ऐसे ग्रुप्स को हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बोला जाता है। दे ऑलवेज ट्राई टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स। अब ये हमारी कैसे मदद करेंगे देखना, अब ये हमारी कैसे मदद करेंगे इस चीज में, ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया कि ये नाइट्रो ग्रुप या अल्डिहाइड CHO या COH हमारी कैसी मदद करेगा। इनका एटम जो आपके बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहेगा, इनका एटम जो आपके बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहेगा, इनका एटम जो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा रहेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए मतलब चाहिए। तो अब क्या होगा ध्यान से देखना। सो लेट्स से मैंने आपके इस क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, चलो ये नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब क्या होगा, अब जैसे ही नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, ये नाइट्रोजन अपनी हरकत पे आ जाएगा, ये ऑक्सीजन विड्रॉ कर लेगा लोन पेयर को। तो आपके यहां पर एक अजीब सी गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी, जो मैं आपको दिखाता हूं। ये नाइट्रोजन पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन तो जैसा था वैसे ही रहेगा। क्या बात समझ में आ गई। अब जैसे ही ये स्थिति क्रिएट होगी, ये नाइट्रोजन इस बेंजीन रिंग में एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव, एक जिसको ना चाहिए एक पुलिंग इफेक्ट, ऐसा खींचना, ये खिंचाव चालू कर देगा। समझ में आ गई बात आपको। अब इस वजह से ये बेंजीन रिंग एक अजीब से प्रेशर में आ गया है इलेक्ट्रॉन पहुंचाने के, किसको, नाइट्रो ग्रुप को। नाइट्रो ग्रुप लगातार इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, नाइट्रोजन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे। और दूसरी खास बात क्या है कि ये नाइट्रोजन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो पूरी ताकत से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा होगा। अब एक बात बताओ, इस कार्बन को या इस बेंजीन रिंग को अगर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना है, तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने के लिए इसको किसका चेहरा देखना पड़ेगा, इस क्लोरीन का, कि ये क्लोरीन अपना लोन पेयर इस कार्बन को दे दे, ताकि ये वाला डबल बॉन्ड घूम के इस कार्बन के पास आ जाए और एक रेजोनेंस चालू हो जाए। समझ में आ रही है बात। तो जैसे ही ये क्लोरीन अपना लोन पेयर इसको देगा और एक रेजोनेंस सॉर्ट ऑफ इफेक्ट चालू होगा, हम यहां पर इंट्रोड्यूस करवा देंगे हमारे न्यूक्लियोफाइल को। लेट्स से यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आकर सीधे इस कार्बन पर अटैक कर देगा। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल इस बेंजीन के कार्बन के सामने एक ऑफर रखेगा कि तू चिंता मत कर, तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, तू इस क्लोरीन के आगे हाथ मत फैला, तू बस इस क्लोरीन के सामने हाथ मत फैला, तुझे एक लोन पेयर की जरूरत है रेजोनेंस चालू करने के लिए, वो मैं प्रोवाइड करूंगा। तो ये OH आकर इस प्रकार बॉन्ड बना लेगा। अब इस कार्बन के पास में कितने बॉन्ड हो गए देखो, एक इस क्लोरीन से, एक इस OH से 2,
एक इस कार्बन से 3 और एक इस कार्बन से 4, तो ऑटोमेटिकली ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होकर नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। समझ गए बात को? अब ये नाइट्रो ग्रुप खुश हो गया, ये क्या बोलेगा, ओहो आजा 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 आजा, मुझे नेगेटिव चार्ज मिलेगा। समझ रहे हो? तो अब ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, तो ये लोन पेयर टूटकर इस कार्बन के पास पहुंच जाएगा जहां पर सख्त जरूरत है। तो अगली बार क्या होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन को बहुत अच्छा लगेगा। समझ गए क्या हुआ? और ये रेजोनेंस चलता रहेगा, फिर अगली बार ये नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो अब अगली बार क्या होगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां आपका NO2 जुड़ा हुआ है। इस नाइट्रोजन को अच्छा नहीं लगेगा कि डबल बॉन्ड इससे दूर चला, और लोन पेयर इससे दूर चला गया, पर ठीक है, ये अगली बार का वेट करेगा, बोलेगा ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलते रहने दो। ये पूरी प्रोसेस स्लो प्रोसेस कहलाएगी, ये पूरी प्रोसेस स्लो प्रोसेस कहलाएगी। अच्छे टाइम पे याद आ गया, वरना कैमरा अपने आप बंद हो जाता। कौन सी प्रोसेस कहलाएगी? स्लो प्रोसेस। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर? ये स्लो प्रोसेस है। अब क्या होगा, अब आएगा आपका मेन काम। अब आपकी यहां पर मेन चीज होगी इस पॉइंट के बाद। अब जैसे ही ये लोन पेयर इधर पहुंचेगा, बेटा नेगेटिव चार्ज मतलब क्या चल रहा है, ध्यान रखना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्ड टूटने पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहा है, ये वो चल रहा है। ये यहां जो इसने लोन पेयर दिया था, बॉन्ड बनाया था, ये वही है। तो ये जो लोन पेयर की, आई मीन ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर की से जो बॉन्ड बना था, ये टूट गया, तो ये इधर आ गया। अब जैसे ही ये इधर जाएगा, जैसे ही ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और एक यहां डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। मतलब अब इस कार्बन को चुनना होगा कि यहां पर मैं क्लोरीन के साथ रहूं या यहां पर मैं OH के साथ रहूं, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड तो अभी अभी बना है, तो इसको तोड़ नहीं सकता। ये सिंगल बॉन्ड है, ये टूटेगा नहीं, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी नहीं टूटेगा, तो 3 बॉन्ड तो टूटने से रहे। चौथा बॉन्ड ये और ये, इन दोनों में से किसको जोड़ेगा? तो जो पावरफुल होगा वो टिकेगा, और पावरफुल न्यूक्लियोफाइल आपका OH है। तो अब यहां पर Cl बाहर निकल जाएगा और OH अंदर रह जाएगा, और Cl को बिल्कुल बाकायदा कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन भी गिफ्ट करेगा, इसलिए क्लोरीन यहां पर नेगेटिव चार्ज लेकर बाहर हो जाएगा। तो अब आपने यहां पर क्या देखा, ये जो आपका NO2 आपने जोड़ा था, इसने आपकी कैसी मदद करी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने में। आपके एक न्यूक्लियोफाइल ने सक्सेसफुली आपके पुराने न्यूक्लियोफाइल को बेंजीन रिंग में से सेपरेट कर दिया। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? तो अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, देन यू हैव टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। आपको कुछ भी करके एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऐड करना होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? दूसरी बात नोट करना, मोर द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे, ईजियर विल बी द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, NSR, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्यारे बच्चों, इतना बेहतरीन तरीके से आप इस चीज को समझ गए हो कि आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी परेशानी होगी। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि एक पॉइंट अभी समझा दूं, ताकि बाद में किचकिच नहीं हो। मेरे को बाद में किचकिच नहीं पसंद है बेड़ू, बाद में अपन फालतू बात में इंटरेस्टेड नहीं रहता है। अपन तुरंत इफेक्ट करता है, अपन देगा रापचिक 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 रापचिक। करो फटाफट, लिख लिया? चलो शाबाश। अच्छा, दूसरी बात एक और नोट करो, इस बेंजीन रिंग में जो रेजोनेंस चल रहा है,
स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 3 में ध्यान से ऑब्जर्व करना और मुझे बताना ये जो नेगेटिव चार्ज घूम रहा है ये कौन कौन सी पोजीशन पर दिख रहा है। सर वो कार्बन जिस पर आपका मेजर सब्स्टिट्यूएंट है, यानी ये कार्बन जिस पर आपका मेजर सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये आपका नंबर 1 कार्बन। सो नंबर 1 कार्बन के पास में ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन नंबर 2 कहलाया, मतलब ये ऑर्थो पोजीशन, मतलब यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पोजीशन पर है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पहली पसंद है, प्यार करता है नेगेटिव चार्ज से। दूसरी कंडीशन पे ये आपको दिख रहा है फर्स्ट से सीधे चौथे कार्बन पर, 4th कार्बन, जो कि पैरा कार्बन कहलाता है। यानी अगली बार आपको नेगेटिव चार्ज पैरा पर दिख रहा है और तीसरे केस में आपको फिर ये दूसरे नंबर वाले कार्बन पर दिख रहा है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, रिंग में नंबरिंग आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों कर सकते हो। तो अगर आप यहां इसको 1 बोल रहे हो तो आप इसको 2 बोल रहे हो, तो फिर ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो जाएगा। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, आपको पहले और दूसरे पोजीशन को, फर्स्ट एंड सेकेंड को मिलाकर ऑर्थो बोला जाता है, फर्स्ट एंड थर्ड को मिलाकर मेटा एंड फर्स्ट एंड फोर्थ को मिलाकर पैरा। तो यहां पर टेक्निकली नेगेटिव चार्ज फिर सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर है। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज देख लेता हूं, भाई मेरे को तो दिमाग से खेलना है, तो ये फिर ऑर्थो हो गया। मतलब यू कैन ओनली सी द नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो हमेशा ध्यान रखना, नेवर अटैच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एट मेटा पोजीशंस, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। भाई आप इस ग्रुप को क्यों जोड़ रहे हो, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है। तो अभी आप देखो यहां पर पैरा पोजीशन पर इसका सेटिस्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि इसके जस्ट जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है उसके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। आप चाहो तो आप ऑर्थो पर भी जोड़ सकते हो, यहां या यहां, लेकिन आप इन तीनों स्ट्रक्चर को देखो, क्या मेटा पोजीशन पर, यानी ये वाले कार्बन पर पांचवें या तीसरे कार्बन पर क्या रेजोनेंस में कभी नेगेटिव चार्ज मेटा कार्बन पर जा रहा है? नहीं, या तो ऑर्थो पे जा रहा है या पैरा पे जा रहा है या फिर ऑर्थो पे जा रहा है। सो मेटा पर जब नेगेटिव चार्ज बिल्ड ही नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को वहां लगा के करोगे क्या? फालतू बल्क बढ़ेगा, पैसा लगेगा, काम होगा नहीं। अब तो क्या मतलब है इसका? सो नेवर अटैच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन बिकॉज नेगेटिव चार्ज और वी कैन से इलेक्ट्रॉन पेयर are not available at metacarbon during रेजोनेंस के वक्त यहां पर अवेलेबिलिटी इसकी हो ही नहीं पाती है। अब मैंने पूरा सिखा दिया तुम लोगों को, अब मेरा काम यहां पर खत्म होता है। अब मैं एनसीईआरटी की रिएक्शन फटाफट आपके सामने लिखूंगा और आप लोगों को दनादन समझाऊंगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से, फिर हम लोग एनसीईआरटी की रिएक्शन करते हैं और आपका टॉपिक खत्म। जल्दी लिखो। डन गाइस? चलो ग्रेट। सो अब हम लोग नाइट्रो ग्रुप की ताकत तो समझ गए हैं। मतलब नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा? ये नाइट्रो ग्रुप इस बेंजीन रिंग पर एक प्रेशर बनाएगा कि मुझे सेटिस्फाई कर, मुझे डबल बॉन्ड मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर पहुंचा, मुझे नेगेटिव चार्ज पहुंचा, और इसको नेगेटिव चार्ज पहुंचाने के लिए इस बेंजीन रिंग को करना होगा रेजोनेंस। मतलब ये जो बेंजीन में जो पार्शियल ये जो डबल बॉन्ड है ये तोड़कर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना होगा। तो जैसे ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट करने के लिए इस क्लोरीन के लोन पेयर को लेने की डिमांड करेगा, इतने में न्यूक्लियोफाइल आकर बोलेगा मेरा लोन पेयर ले लो, मेरे पास तो लोन पेयर पड़ा है, मैं तो आपसे जुड़ना भी चाहता हूं। तो ये उससे लोन पेयर लेकर बॉन्ड बना लेगा।
समझ में आ गई बात? तो ये आपके नाइट्रो ग्रुप का काम है। और अगर आपको जेई वगैरह में, नीट वगैरह जैसी एग्जाम्स में नाइट्रो ग्रुप ना देते हुए अल्डिहाइड दे दिया जाए या कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप दे दिया जाए तो घबराना मत, काम वो भी वही करेगा। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहचानने की तरकीब बता दी है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें एक एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वो इलेक्ट्रॉन खींच ले, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो आपके बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दे। अब गाइस एक बात समझना, मान लीजिए आपके पास में एक क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। अब आप इस क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना चाहते हैं फिनॉल के अंदर, यानी आप यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहते हैं। अब यहां पर आप इस क्लोरोबेंजीन को ठीक से ऑब्जर्व करो, इस क्लोरोबेंजीन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। इसीलिए हमें स्टेप नंबर 1 में इसे ट्रीट करना होगा विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। आई रिपीट, विथ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस। टेम्परेचर रखना होगा 623 केल्विन के आसपास का, और प्रेशर रखना होगा 300 ATM के आसपास का। और स्टेप नंबर 2 में हमें एसिड डालना पड़ेगा, ताकि ये एसिड का H+ या कोई भी प्रोटोनेटेड वाटर वगैरह डाल दो, इथेनॉल डाल दो जो H+ रिलीज कर सके, वो इसके क्लोरीन को लेकर HCl बन के बाहर हो जाए, NaOH बन के बाहर हो जाए, और आपकी मतलब रिएक्शन वगैरह प्रॉपरली हो जाए। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा। यहां पर आप देखो, आपको बहुत मशक्कत और बहुत मुश्किल हुई, आपको यहां पर बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, आपको यहां पर बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, एसिड वगैरह भी डालना पड़ा, 2 स्टेप में रिएक्शन करनी पड़ी। लेकिन अगर मान लो मेरा मन पिघल गया और मैंने पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, तो क्या होगा? मुझे स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत तो अब भी पड़ेगी। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोई हलवा नहीं है, मुसीबत तो अब भी है। हाँ, लेकिन एक रिलैक्सेशन हो गया कि अब टेम्परेचर 443 केल्विन से लग रहा हो, प्रेशर तो खत्म ही हो गया, नॉर्मल प्रेशर पर कर लो, रिएक्शन हो जाएगी। स्टेप नंबर 2 में आप वापस से थोड़ा एसिडिफाइड वाटर डाल दो, या कोई भी ऐसा सॉल्वेंट डाल दो जो प्रोटॉन रिलीज करता हो, ताकि वो यहां से क्लोरीन को निकालने में हमारी मदद कर दे। H और Cl HCl नहीं बनाएंगे, बनेगा तो Na और Cl NaCl, लेकिन ये प्रोटॉन क्या करेगा? ये इसको बुलाएगा, ए क्या बोलती तू, आजा आजा, ये उसको इशारे करके बुलाएगा। समझ रहे हो? ये कैटायन यहां से एनायन जनरेट करने में मदद करता है, रिएक्शन नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो यहां पर आपको आपका प्रोटॉन मिल जाएगा, आपको आपका यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिल जाएगी। तो आप देखो, पहली रिएक्शन के मुकाबले दूसरी रिएक्शन इजी हो गई, इसकी जो कंडीशंस थी वो थोड़ी सी बेटर हो गई, शानदार हो गई, कन्वीनियंट हो गई, इजी हो गई। तीसरा स्टेप, मैं एक काम करता हूं, मैं बहुत ज्यादा दिल दरिया है मेरा और तुम्हारी जान समुंदर है नाटी। यहां पर क्या होगा? 2 नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिए, एक ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर। यहां पर सिर्फ पैरा था। अच्छा, इसका नाम क्या होगा पता है आपको? इसको लगाएगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। भाई नाम मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पर क्या होगा? NaOH यहां पर भी लगेगा, यानी स्ट्रॉन्ग बेस तो फिर भी चाहिए, पर टेम्परेचर कम हो गया। स्टेप नंबर 2 में आप प्रोटॉन प्रोड्यूस करवाओगे, तो आपको यहां पर आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता हुआ दिखाई देगा, और यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल। यू विल कॉल इट फिनॉल, क्योंकि OH लगा हुआ है तो फिनॉल। अच्छा, यहां पर NO2 लगाना भूल गया था, सॉरी। इसको बोला जाएगा 4 नाइट्रो फिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल, एंड दिस इज योर सिंपल फिनॉल। ठीक है? तो देखो, आपने जैसे जैसे NO2 जोड़ना स्टार्ट किया, रिएक्शंस आसान होती चली गई। अब द ग्रेट रिएक्शन नंबर 4, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं?
एक NO2 यहां जोड़ रहे हैं, एक NO2 यहां जोड़ रहे हैं और एक NO2 यहां जोड़ रहे हैं। अब यहां पर हमने क्या करा, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन कवर कर लिया, यानी 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है, या इसको आप सिम ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो। अब मालूम है यहां पर क्या होगा, यहां पर कंडीशंस इतनी इजी हो गई कि आपको सिंपल यहां पर वाटर लेना है। यहां पर आप NaOH क्यों ले रहे थे, क्योंकि आप चाहते थे कि ये OH नाम का न्यूक्लियोफाइल रिलीज करे। ये OH जो आ रहा है ये NaOH से आ रहा है, लेकिन अब आपको इसकी जरूरत नहीं है। अब ये प्रोटॉन और वाटर, यानी वाटर कितने फॉर्म में टूटता है, HNOH में, तो अब आपको आपका OH वाटर से ही मिल जाएगा। और वाटर को भी क्या करना है, हल्का सा गर्म, बस हल्का सा वार्म करोगे, रिएक्शन कंप्लीट, रिएक्शन कंप्लीट, NO2 NO2 NO2। मतलब आपने देखा कि जैसे जैसे आपने नाइट्रो ग्रुप का लेवल बढ़ाया, जैसे जैसे आपने ऑर्थो और पैरा पोजीशन कवर करी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और आसान हो गई। दैट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दैट इज अ वेरी इजी रिएक्शन। ये हो गई तुम्हारी रिएक्शन। तो अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है तो आपको कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सॉर्ट ऑफ इसके अंदर लगाने पड़ेंगे। समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों बात। अब गाइस इस वीडियो का एक भी मिनट हल्के में मत लेना, क्योंकि जो भी चीज मैं समझा रहा हूं इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो गाइस ये हो गया खत्म। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूं हमारे पास में सिर्फ दो ही केमिकल रिएक्शंस बच रही हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक रिएक्शन विद मेटल। होगा तो एक ही वीडियो में करवा दूंगा, यानी एक या दो वीडियो में चैप्टर खत्म हो रहा है, यानी एक दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा लगातार शूट करके इस चैप्टर को एक ही बार में फिनिश करने की, फिर कोऑर्डिनेशन भी ऐसे ही फिनिश कर देंगे और फिर शुरू करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू मेरे प्यारे बच्चों।